India is deeply committed to nurturing नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। अपडेट एट 12 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। भारत को आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को शुरू करेंगे 2 केंद्रीय कृषि योजनाएं। दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का होगा शुभारंभ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया खालिस्तानी उग्रवाद का मुद्दा। कहा, लोकतंत्र में कट्टरपंथ और हिंसा की कोई जगह नहीं। प्रधानमंत्री स्टारमर बोले, भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन होगा मजबूत साझेदार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। सारण जिले के सीताब दियारा स्थित पैतृक गांव भी जाएंगे। प्रभावती पुस्तकालय का भी करेंगे दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। ऑस्ट्रेलियाई असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर पीटर खलील से की द्विपक्षीय बैठक। कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंध पहुंचे नए मुकाम पर। हम अब साझेदार नहीं बल्कि सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक के सह निर्माता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बारबाडोस में भारतीय समुदाय से मिले। दीपावली की दी अग्रिम शुभकामनाएं। भारत बारबाडोस संबंध मजबूत करने का किया आह्वान। नई पीढ़ी से भारतीय संस्कृति, भाषा और योग से जुड़े रहने की अपील। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आधिकारिक यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर पीटर खलील के साथ शुक्रवार को द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध अब एक नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में स्थापित हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत हम अब केवल साझेदार नहीं बल्कि एक सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सह निर्माता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Over the past few years, India and Australia have witnessed a remarkable transformation in our bilateral relations. What began as a strong friendship has evolved into a comprehensive strategic partnership in 2020. This partnership has since deepened through regular high-level engagements. The India-Australia Summit in November 2024 and the 2+2 dialogue held in October 2024. Visit of Deputy Prime Minister and Defence Minister to India in July 2025 and my ongoing visit to Australia show the deepening relations. Friends, this deepening of relationship is based on many commonalities and the convergence of interest. Both India and Australia are part of the Commonwealth of Nations. Our shared history is built on similar foundations of democracy, diversity, liberty, and similar governance structures. Friends, I firmly believe that a strong and cooperative bilateral relationship between nations is largely based on 3 important pillars: a forward-looking government-to-government collaboration, a good civil society or people-to-people relationship, and a healthy convergence of business interests. ऑस्ट्रेलिया की अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह सिडनी स्थित HMS कुताबुल का दौरा किया। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का प्रमुख बेस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान फ्लीट बेस ईस्ट का जल दौरा भी किया। उन्होंने फ्लीट बेस ईस्ट के दौरे में ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभियानों और समुद्री तैयारियों की जानकारी भी हासिल की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में 2 केंद्रीय योजनाओं दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। पूसा परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मत्स्य पालन, पशुधन और खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य क्षेत्रों से संबंधित 3,681 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। वे किसानों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए जाने वाले दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का लक्ष्य फसल वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को वर्तमान के 252.38 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना है। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का 11 अक्टूबर को पूसा से संपन्न होगा। उसके पहले कार्यक्रम में जाने के पहले प्रधानमंत्री जी अलग अलग जो किसान हैं, प्राकृतिक खेती के किसान, दलहन मिशन के किसान, धन धान्य योजना के अंतर्गत आने वाले किसान, उनसे अलग अलग संवाद भी करेंगे। पूसा के खुले क्षेत्र में जहां हमारे खेत हैं, और उसके बाद वो सुब्रमण्यम हॉल में आके इन 2 योजनाओं को प्रमुख रूप से लॉन्च करेंगे और बाकी को प्रमाण पत्र देंगे या सम्मानित करने का काम करेंगे। अब तक लगभग 15 लाख किसानों ने 15,44,000 किसानों ने को नामांकित किया गया है और 6,20,000 हेक्टेयर जमीन पर ये प्राकृतिक खेती करेंगे। लेकिन इनमें से विशेष बात यह है कि 1.5 लाख किसान जिनने प्राकृतिक खेती की है वो अब सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं, प्रमाणन उनका किया जा रहा है। तो उनमें से चिन्हित किसानों को प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाण पत्र भी देंगे। फिर एक हमारे यहां पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत पुअर था। फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, भंडारण की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की, प्रसंस्करण की, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में 1 लाख करोड़ रुपए का AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी। अब 1 लाख करोड़ नहीं, 1,17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हो गई हैं, जिनमें से कई का काम प्रारंभ हो गया है। 35,077 कस्टम हायरिंग सेंटर, 24,777 प्रसंस्करण की इकाइयां, प्रोसेसिंग की यूनिट्स, वेयरहाउस 17,151, कोल्ड स्टोरेज 2,668, 3,940 सॉर्टिंग और ग्रेडिंग्स की यूनिट। इस बार कई तरह की छोटी बड़ी परियोजनाओं पर काम हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन शनिवार यानी कि 11 अक्टूबर 2025 को 1 दिवसीय बिहार यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बिहार के सारण जिले के स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सीताब दियारा जाएंगे। उपराष्ट्रपति बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और राष्ट्रीय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सीताब दियारा में स्थित प्रभावती पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी की स्मृति में स्थापित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बारबाडोस में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। भारतीय समुदाय से मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण के लिए उनकी ऊर्जा, कड़ी मेहनत और समर्पण वाकई प्रेरणादायक है। उन्हें भारत का राजदूत कहने पर गर्व है, जो विभिन्न महाद्वीपों के दिलों को जोड़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय समुदाय से आग्रह किया कि वे हमारे महान राष्ट्र की विकास गाथा में रणनीतिक भागीदार बने और भारत की कहानी दुनिया को पूरे विश्वास के साथ बताएं। लोकसभा अध्यक्ष ने इस दौरान चंद्रयान 3, डिजिटल भुगतान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैक्सीन कूटनीति जैसी भारत की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आने वाली पीढ़ी से भारतीय संस्कृति, भाषा और योग से जुड़े रहने का आग्रह किया।
उनसे भारत बारबाडोस संबंधों को मजबूत करने और साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाने का भी आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बारबाडोस में चल रहे 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के दौरान बारबाडोस की नेशनल असेंबली का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बारबाडोस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष आर्थर होल्डर के साथ भारत और बारबाडोस के बीच संबंधों को मजबूत करने पर विचार साझा किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उम्मीद जताई कि लोकतंत्र और मैत्री के हमारे साझा मूल्य आने वाले समय में दोनों देशों की साझेदारी को प्रेरित करते रहेंगे। बारबाडोस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष की कुर्सी का भारत से एक विशेष संबंध है। 1966 में जब बारबाडोस को स्वतंत्रता मिली तो भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच मित्रता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में यह सुंदर नक्काशीदार कुर्सी भेंट की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस इतिहास को एक बार फिर से महसूस करने का अवसर मिला। उन्होंने बारबाडोस को उपहार में दी गई बारीक नक्काशीदार सागौन की लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर शिक्षा, संस्कृति और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं का और अधिक दोहन करने के तरीकों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे जीवंत और प्रासंगिक स्थान पर भारत का प्रतिनिधित्व करने पर बेहद गर्व है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बारबाडोस में चल रहे 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के दौरान कई विश्व के नेताओं से भी मुलाकात की। जमैका की संसद के अध्यक्ष जूलियट होलनेस के साथ शानदार मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने अपने गहरे ऐतिहासिक संबंध, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और जीवंत भारतीय समुदाय जो हमारे लोगों के बीच एक सच्चा सेतु है पर विचार विमर्श किया। नियमित आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और अधिक कुशल पारदर्शी विधायिकाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का लाभ उठाकर संसदीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 28वें CAPOC के लिए जूलियट होलनेस के निमंत्रण दिया और आशा व्यक्त की कि दोनों देशों की संसदों के लिए एक दूसरे से सीखने और मित्रता एवं साझेदारी को गहरा करने का यह एक बहुमूल्य अवसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्रिजटाउन में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के अवसर पर बारबाडोस की विधानसभा के अध्यक्ष आर्थर होल्डर के साथ मुलाकात की। इस दौरान साझा संस्कृति, राष्ट्रमंडल संबंधों, क्रिकेट प्रेम और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित भारत बारबाडोस की गहरी मित्रता पर विचार विमर्श हुआ। संयुक्त राष्ट्र, G77 और कैरिकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर भी चर्चा हुई, जहां दोनों देश समान सुधारों का समर्थन करते रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच नियमित प्रतिनिधि मंडल के आदान प्रदान, सर्वोत्तम विधायी प्रथाओं को साझा करने और अधिक नागरिक केंद्रित विधाओं के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाकर संसदीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 28वें CAPOC के लिए आर्थर होल्डर को निमंत्रण भी दिया और आशा व्यक्त की कि दोनों देशों की संसदों के लिए एक दूसरे से सीखने और मित्रता एवं साझेदारी को गहरा करने का यह एक बहुमूल्य अवसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जॉर्ज टाउन में आयोजित CPAC सम्मेलन में जाम्बिया की स्पीकर नेली मुट्टी से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने जाम्बिया की लोकतांत्रिक यात्रा और नागरिकों की आवाज को बुलंद करने में संसदीय संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका की सराहना की। भारत जाम्बिया की दीर्घकालिक मैत्री पर विचार करते हुए दोनों ने संसदीय सहयोग के नए रास्ते तलाशे, जिनमें नियमित प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान, सर्वोत्तम विधायी प्रथाओं को साझा करना शामिल है। संसदीय प्रक्रियाओं को और अधिक नागरिक केंद्रित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और AI के लाभ उठाने में भारत के अनुभव को भी साझा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 28वें CSPOC के लिए जाम्बिया की स्पीकर नेली मुट्टी को आमंत्रित किया और आशा व्यक्त की कि दोनों देश साथ मिलकर संवाद और सहयोग और सीख जारी रखेंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने ऑस्ट्रेलियाई सीनेट की अध्यक्ष सू लाइन्स से मिलकर प्रसन्नता व्यक्त की कि ब्रिजटाउन में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा ने दोनों देशों के बीच निरंतर मजबूत होते सहयोग को रेखांकित किया, जिससे G20 और राष्ट्रमंडल जैसे मंचों के माध्यम से बल मिला और जो 2020 से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हो रहा है। रक्षा, व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैला दोनों देशों का सहयोग एक शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
बिरला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत संसदीय नवाचार में सबसे आगे है और हमारी विधायी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल संसद और एआई संचालित बहुभाषीय उपकरणों जैसी पहलों को लागू कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों देशों के सहयोग को और गहरा करने के लिए जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 28वें CSPOC में ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए बृहस्पतिवार को 1816 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नदी को निर्मल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यमुना की सफाई का संकल्प कोई राजनीतिक संकल्प नहीं है, बल्कि लोगों के बीच इसकी श्रद्धा का सम्मान करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यमुना की सफाई सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और अगले लोकसभा चुनाव से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। के जन्मदिन के कार्यक्रम पर, शुभ मौके पर ये सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई और आज दिल्ली में मां यमुना को शुद्ध करने के यज्ञ के अंदर आहुति देकर ये सेवा पखवाड़ा यहां पर समाप्त हो रहा है। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। और मित्रों, यमुना शुद्धि का जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, ये राजनीतिक संकल्प नहीं है। यमुना जी का हमारे जनमानस में और जनता के मन में जो पवित्र स्थान पर यमुना जी विराजती है, उसका सम्मान करने का एक कार्यक्रम है, सम्मान करने का कार्यक्रम। भाइयों बहनों, कुछ दिनों के बाद दीपावली और छठ मैया की पूजा की त्योहार आ रहे हैं। मैं दिल्ली वासियों को छठ पूजा की और दीपावली की दोनों की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। और दिल्ली में 15 साल और 11 साल कांग्रेस और आप पार्टी ने जो दिल्ली को विकास से महरूम रखा था, 5 साल में पूरे दुनिया में हमारी राजधानी के चर्चे हो, ऐसा दिल्ली बनाने का हमारा संकल्प है। वो हम जरूर पूरा करेंगे। फिर से एक बार दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम। गाजा शांति योजना की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। गाजा में शांति के लिए हुए ऐतिहासिक समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई बातचीत को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि व्यापक वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की, साथ ही आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर भी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति योजना की सफलता पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी फोन कर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी। उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई देने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया। हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद हो तो वो अस्वीकार्य है। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान ब्रिटेन में खालिस्तानी उग्रवाद के खतरे का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टारमर की बातचीत के संबंध में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दिया है कि कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद के लिए लोकतांत्रिक समाजों में कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्हें समाज की तरफ से प्रदान की गई स्वतंत्रता का उपयोग या दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। On
the activities of Khalistani extremists, yes, it is a subject that had come up in the discussions in July. It was flagged again during the discussions held today, and Prime Minister emphasized that radicalism and violent extremism had no space in democratic societies, and in particular should not be allowed to use the freedoms or abuse the freedoms provided by democratic societies, and there was need to move against them within the legal frameworks that are available to both sides. The Prime Minister also expressed his deepest sympathies once again and his condolences at the Manchester attack, the attack that took place against a synagogue a few days ago in the UK. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गुरुवार को भारत के विकास का लोहा मानते हुए जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि भारत साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और उनका देश विकास की यात्रा में भागीदार बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता ब्रिटेन को टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी और अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व बढ़ाने का अवसर देगा। The scale of India, the world's largest democracy, on track to become the third largest economy by 2028, an economic superpower in the making. And we, the UK, are perfectly placed to be partners on that journey. We want to build the sectors and the skills of the future together. So this trade deal is a launchpad to boost British leadership in everything from tech to life sciences to renewable energy and much more beyond that. And we've seized these opportunities in full this week, delivering real results for the British people, securing new investments into the UK worth £1.3 billion and creating 10,600 jobs. That's remarkable. वरिष्ठ भाजपा नेता और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मंचों का आदतन दुरुपयोग करने को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की तीसरी समिति में आम बहस में पीपी चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। It is deplorable that my delegation has to respond to the falsehood and propaganda peddled by Pakistan. We reject the baseless and distorted remarks on Union territory of Jammu and Kashmir, an integral and inalienable part of India. Pakistan continued to display its utter lack of respect for this august forum by misusing the principle of self-determination to further its narrow political ends. I would like to emphasize that it is habitual for Pakistan to respect falsehood equivalences, which are symbolic of Pakistan's nefarious designs and sinister intent. The rapid strides made by the Union territory of Jammu and Kashmir in multiple spheres attest to focused attention paid by India to improve the daily lives of citizens. Democratic tradition and values are alien to Pakistan, and it is not a surprise that they have chosen to not account for the will of the people by them as recently as October 2024. A country that regularly rigs its election, jails its popular leaders, bombs its population, and is presently brutally suppressing popular protests should be ashamed to point fingers at others. The truth is, Pakistan is diverting focus from the failed state it is. Nothing short can be expected from a country that its own army chief characterized as a dump truck. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। इस वर्ष ये पुरस्कार हंगरी के लेखक लाज़्लो कांजास्कोई को दिया गया है। बता दें कि उनके साहित्यिक योगदान के लिए ये प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें मिला है। हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लाज़्लो को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है।
स्वीडिश एकेडमी ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि यह पुरस्कार उनके प्रभावशाली और विजनरी लेखक के लिए दिया गया है, जो विनाश और भय के बीच कला की ताकत को जीवित रखता है। क्रास्नॉव को ही आधुनिक यूरोपीय साहित्य की उन दुर्लभ आवाजों में से एक हैं जिन्होंने निराशा और कयामत के बीच उम्मीद की भाषा गढ़ी है। उनका लेखन अक्सर मानवता के अंत और नैतिक पतन की स्थितियों से जूझता है, लेकिन हर बार कला को एक पुनर्जन्म की तरह प्रस्तुत करता है। और अपडेटेड 12 में बस इतना ही। चलते चलते आज बात करेंगे जगजीत सिंह की। जी हाँ, जगजीत सिंह को गजल सम्राट के नाम से जाना जाता था क्योंकि उन्होंने गजल विधा को आम लोगों तक पहुंचाया। उनकी आवाज में एक सुकून था जो दिल के तारों को झनकृत कर देता था, खासकर जब मन परेशान हो। भले ही वे शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कला और संगीत सदियों तक जीवित रहेंगे। अपनी मखमली आवाज के मशहूर गजल सम्राट जगजीत सिंह की आज पुण्यतिथि है। चलते चलते आपको दिखाते हैं उन्हीं की कुछ तस्वीरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।